So, hello everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis. In this session, guys, we are going to do the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. Now, what is this pre-mains and interview analysis, by the way? So, after reading every article, we are going to do the PMI analysis in which we will identify that what type of question can be asked from this particular article, which we have just read. All right. So I believe this these sessions are helping you, and in future भी help करते रहेगा. From the next week we are going to start these sessions for 7 days. ठीक है, अगले हफ्ते से, that is from Tuesday. अभी थोड़ा सा गैप रहेगा because I am थोड़ा सा occupied these days. But from the next week, that starting from Tuesday, ये जो सेशन है वो रेगुलर रहेंगे और सैटरडे संडे भी कंटिन्यू रहेंगे. ऑलराइट, so let's begin with the session, guys, without any delay, and let's move ahead to the very first article from the Hindu. So this article talks about Nepal's economic crisis. ये नेपाल की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में है, जहां पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आई नहीं है, बट यस ऐसा माना जा रहा है दैट नेपाल इज एट द ब्रिम ऑफ हैविंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. ऑलराइट, सॉरी, उसके बारे में ये आर्टिकल है. तो बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन है. सबसे पहले तो नेपाल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो संदेह लगाया जा रहा है, जो जो डाउट क्रिएट हो रहा है अबाउट कि नेपाल में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, उसके पीछे क्या रीजंस है. सबसे पहला रीजन है इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट, एंड इट माइट रीच $18 बिलियन दिस फिस्कल ईयर. इस फिस्कल ईयर में जो नेपाल का ट्रेड डेफिसिट है वो $18 बिलियन तक जा सकता है. इसके अलावा देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रंच ऑल्सो इन नेपाल. देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अ स्पाइरलिंग डेट लाइबिलिटी. बहुत ज्यादा, आप देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कम करने के लिए या ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए नेपाल क्या कर रहा है, लगातार लोन्स ले रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स और अदर कंट्रीज. तो जिसकी वजह से जो डेट लाइबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, बिकॉज लोन लेके आज अपनी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर ट्रेड डेफिसिट को तो ठीक कर लोगे, लेकिन ऑफकोर्स लोन्स आर ऑलवेज अ लाइबिलिटी. ऑलराइट, Nepal's central bank statistics shows that country's inflation averaged 7.14% in the current fiscal, which is the highest in the last 67 months. तो यानी कि इन्फ्लेशन भी, ठीक है, इन्फ्लेशन भी ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा हाई है अभी नेपाल में. एंड कंट्रीज डेट टू जीडीपी रेशियो हैज क्रॉस्ड ओवर 40% एज ऑफ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर. जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा हाई है. मतलब जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो सारे के सारे अभी वर्स्ट साइड पे चल रहे हैं इफ वी टॉक अबाउट नेपाल्स इकोनॉमी. ऑलराइट, देन there is a lack of pragmatic policy interventions in Nepal and an abrupt move to recipient economic planning towards self sufficiency. तो एकदम से जो उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट होने का जो एक एजेंडा निकाला है तो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज देखो सेल्फ सफिशिएंट होना अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज गुड थिंग. बट अब क्या है कि मान लो कि कोई चीज़ अगर हमारे देश में 10 रुपए की मिल रही है और अगर हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं और वो चीज़ हमें 10 रुपए की मिलती है, लेट्स से हम चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं और वो हमारे देश में हमें 10 रुपए की पड़ती है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को हमारे देश में बनाएं, ठीक है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंडिया में करें और वो हमें 20 रुपए की पड़े, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा सेल्फ सफिशिएंट होने का कोई सेंस नहीं बनता. तो दिस इज द केस विद नेपाल. नेपाल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ तो बढ़ रहा है, बट नेपाल के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरा का पूरा रिलाई कर जाए फॉर एवरीथिंग ऑन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है ना. Several drastic measures such as an import ban on luxury goods. अब ये भी एक अलग बात, अलग ही बिल्कुल अजीब सा मेजर था नेपाल गवर्नमेंट का. लग्जरी गुड्स का जो इंपोर्ट था इन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल बैन लगा दिया, ठीक है. इसके अलावा रिड्यूसिंग जो वर्किंग आवर्स है वो उनको कम कर दिया गया. सो ये सारी चीज़ों के बाद ऐसा देखने को मिला कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी पॉलिसी इंटरवेंशन थी नेपाल गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थी, ठीक है. इसके बाद एक और रीजन है कि जो नेपाल की इकोनॉमी है वो ओवरली पॉलिटिसाइज्ड है, बिकॉज इसका जो रीसेंट एग्जांपल है वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को वहां से निकाल दिया और ये कहा कि भाई द गवर्नर हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. तो बेसिकली जो नेपाल की इकोनॉमी है वो वहां की पॉलिटिक्स का भी शिकार हो रही है, ठीक है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन. अब क्या करा जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड ऑफ प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट प्लान, जो कि डिमांड को बढ़ाए, ठीक है. जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी में, तब तक ये सारी चीजें जो हो रही हैं नेपाल के पास, ये जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वर्ज पे जो नेपाल है, उन चीजों से नेपाल दूर नहीं जा सकता. उसके अलावा अगर आप अपने देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल
देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन द एमएसएमई। आपने कह दिया कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, पर कैसे होगे? आपको अपने एमएसएमईज को स्ट्रेंथन तो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एमएसएमई जो है वो अब आपके डोमेस्टिक मार्केट के को बूस्ट करने में बहुत बड़ी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इंडस्ट्री नीड्स हाई हैंडलिंग बाय द गवर्नमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस एज वेल। द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर शुड बी असेस्ड फॉर मिनिमाइजिंग द एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट। एंड इसके अलावा ये जो इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है ऑन लग्जरी गुड्स, इनको भी कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बैन को हटाना पड़ेगा। बट यस, अभी अच्छी बात ये देखी जा रही है क्योंकि अब टूरिज्म दोबारा से शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो नेपाल के अंदर जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इन सभी इंडिकेटर्स की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल पूरी तरीके से, जिस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, उतने ज्यादा ट्रेंच के अंदर नहीं जाके गिरेगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा सपोर्ट भी पूरी दुनिया से मिल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक एजेंडा $500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन ग्रांट हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और इसकी मदद से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इन नेपाल। एंड ऑफ कोर्स इंडिया तो हमेशा नेपाल की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। इंडिया इनफैक्ट अभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे उन्होंने भी बहुत सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए हैं इंडिया के साथ, जो कि ऑफ कोर्स नेपाल की इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा, ठीक है। सो इंडिया हैज एग्रीड टू यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन एंड अदर major investment partners, and all these partners will work together in third countries on development projects, ठीक है। And of course India will undoubtedly go the extra mile to help Nepal ensure a speedy and comprehensive recovery। और इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में चल भी रहे हैं, जैसे कि अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रिसेंटली जो ट्रेन चली है फ्रॉम जयनगर टू कुर्था इन नेपाल, वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑलराइट, so this is about this article guys. I hope this is clear. This is completely about Nepal's economic crisis, so there is very less chance कि इसमें से प्री में क्वेश्चन पूछा जाए, but yes, mains में they can ask you a beautiful question in GS2 international relation part. The question can be like this: Nepal's economic challenges are real, but suggestions that it is already in deep crisis are probably premature, unfair and justified. Discuss. देखो पहले इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है भाई कि देखो, एक सेकेंड मैं पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यस, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है दैट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विद नेपाल्स इकोनॉमी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द एग्जामिनर दोस चैलेंजेस, ठीक है, जो भी चैलेंजेस है नेपाल की इकोनॉमी के साथ आपको वो बताने हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद ये जो बात इन्होंने बोली है कि दैट सजेशंस व्हिच सेइंग दैट द नेपाल इज ऑलरेडी इन द डीप क्राइसिस आर प्रोबेबली प्रीमैच्योर, अनफेयर एंड जस्टिफाइड। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि भाई देखो वहां पे टूरिज्म अब रिवाइव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज है वो आने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया ने कमिट किए हैं कि हम नेपाल में लगाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, और इनफैक्ट जो इंडिया का सपोर्ट है, इंडिया का कंटिन्यूस सपोर्ट है नेपाल को, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यस, ये कहना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि नेपाल ऑलरेडी एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुंच गया है, ठीक है। एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड योर आंसर बाय राइटिंग अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन, ओके। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना होगा। नाउ इंटरव्यू की अगर बात करें तो हाउ इंडिया इज सपोर्टिंग नेपाल इन इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, तो अभी जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो उस टाइम हमने इंडो नेपाल रिलेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट। अगर आपने नहीं देखे हैं पीछे के सेशन तो आप प्लीज जाके देखो। इंडो नेपाल रिलेशन और इंडो श्रीलंका रिलेशन काफी डिटेल में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। और क्योंकि बहुत रिसेंटली डिस्कस्ड है, इसलिए अगर टाइम हो गया होता तो मैं दोबारा से डिस्कस कर सकता। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल। देखो ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल का है, ये हेडलाइन था, ये फ्रंट पेज पे था, ये वाला दिस वन आर्टिकल। नाउ बोथ दीज आर्टिकल्स टॉक अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है उसके बारे में बात कर रहा है। और इसमें आरबीआई ने सरप्राइजिंगली जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, मतलब रेपो रेट इज नाउ 4.4% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसी के बारे में दोनों आर्टिकल है। तो जो एडिटोरियल वाला आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि क्यों सिर्फ रेपो रेट को बढ़ाने से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आएगी, बिकॉज आरबीआई ने बोला है कि वी आर इंक्रीजिंग दिस रेपो रेट बिकॉज वी आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन नाउ, ठीक है। बट इस आर्टिकल में 2-3 चीजें ऐसी मेंशन है जिसमें बताया है उन्होंने कि भाई जो रेपो रेट को बढ़ाने से आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल, बट यस नॉट टू हर एक्सटेंट तक वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय द वे।
सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय रेजिंग द इंटरेस्ट रेट ओवर विच द सेंट्रल बैंक हैज कंट्रोल, ठीक है। और वो ऑफकोर्स कौन होता है, रेपो रेट होता है। या रेपो रेट को बढ़ाने से फायदा क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाने से फायदा ये होगा कि जो फर्म्स है वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को रोक देंगे, अपनी इन्वेंट्रीज को कम करेंगे और अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे, क्योंकि वो लोन कम उठाएंगे मार्केट से, ठीक है। मार्केट से लोन कम उठाएंगे। देखो रेपो रेट बढ़ाने से सबसे पहले क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे। तो अगर लोन्स महंगे हो जाएंगे तो अगर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लोन उठा के काम करना चाहता है तो वो लोन लेना नहीं चाहेगा इस समय, क्योंकि लोन्स इस समय महंगे हो रखे हैं। और अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो आप हो, मैं हूं, अगर अभी हम कोई लोन लेने जाएंगे तो ऑफकोर्स हमें महंगा पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि जो लोन के रेट्स हैं, यानी कि रेपो रेट जब कम होगा तो लोन के रेट कम हो जाएंगे, तब हम जाके लोन लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो थोड़ी सी कम होगी, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो सकता है, ठीक है ना। बट इज इट ट्रू इन केस ऑफ इंडिया? जो अभी करंट सिनेरियो है इंडिया में, जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया में, क्या उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें ट्रू हैं? क्या ऐसा सच में हो पाएगा? द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो इस आर्टिकल में एक स्टडी की बात की गई है दैट उस स्टडी के हिसाब से इन्फ्लेशन इन इंडिया एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंपोर्टेड ऑयल। ये हमने डिस्कस भी किया था, जब जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने में जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, वो आरबीआई के थ्रेशोल्ड यानी कि अपर थ्रेशोल्ड 6% से ऊपर है, ठीक है। तो वाइल डिस्कसिंग दीज हमने डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो फूड आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा है, ऑयल आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम की वजह से बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो रेपो रेट को बढ़ाने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। एंड नाइदर, देखो आप, एग्रीकल्चरल गुड्स और इंपोर्टेड ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, और इन दोनों के ही प्राइसेस का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में नहीं है। नाइदर द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स nor that of imported oil is under the central bank's control. All right. Now, in such a situation, the focus should be shifted towards increasing the supply of agricultural goods. Now, confused. Supply of agricultural goods बढ़ाने से inflation कैसे कम हो जाएगा भाई? हो जाएगा, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाएगी एग्रीकल्चरल गुड्स की तो क्या होगा, जो फूड के प्राइसेस हैं वो कम होने लगेंगे। देखो सप्लाई बढ़ेगी, देखो अभी क्या हो रहा है कि जो डिमांड है उसको मैच नहीं कर पा रहा है, और डिमांड को इसलिए नहीं मैच कर पा रहा है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो फोकस रहता है इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो रहता है केवल राइस के ऊपर ज्यादा, व्हीट के ऊपर और कोर्स ग्रेन्स के ऊपर, मतलब बेसिकली सीरियल्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन अगर हम आजकल के वर्ल्ड की बात करें और अपने भी देश की बात करें तो पीपल आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स अदर सोर्स ऑफ फूड्स, लाइक प्रोटीन रिच फूड की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, लाइक मीट हो गया, मिल्क हो गया, या विटामिन रिच फूड्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो डिमांड को मेट नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये बात की गई है कि हमें इंक्रीजिंग द सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब यहाँ पे केवल सीरियल्स तो है नहीं, बाकी सारी चीजें भी है जिनका डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है हमारी सरकार, ठीक है ना। तो जब वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है हमारे देश में वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फूड है, यानी सस्ते फूड के साथ जो इशू है वो ये है, अब देखो जब स्टेट के अंदर फूड सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उनका हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहता है या यही एम रहता है, जो कि गलत नहीं है। आई बिलीव कि सरकार जो है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस के ऊपर उनके यहाँ से जो फूड है वो प्रोक्योर करे और आगे अपने जो भी वेलफेयर स्कीम में लगाना चाहती है लगाए। तो इसकी वजह से भी ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो फूड के प्राइसेस है वो कम नहीं हो पा रहे, ठीक है। एंड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस there is a need of nationwide project for producing food cheaply, and I will not say that it is a distant dream, क्योंकि of course गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है फूड का एंड बाकी अदर चीजों का भी, बट यस एक प्रॉपर चैनलाइज कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत अगर काम किया जाएगा तो ऑफ कोर्स वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। And since the time of green revolution, the focus has been on raising output, that too of these superior cereals, जो कि मैंने आपको already बता दिया। The inflation caused by continuously raising procurement prices for these crops and slow growth elsewhere in the food producing sector has been swept under the carpet। जो बाकी दूसरे एरियाज हैं फूड प्रोड्यूसिंग सेक्टर के, जो कि प्रोटीन रिच फूड हो गया या विटामिन रिच फूड हो गया, वो सब कुछ अंडर द कारपेट चला गया है। फोकस केवल और केवल हमारे देश में सीरियल्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो हमें ऑफ कोर्स इसको कम करना पड़ेगा, ओनली देन वी वुड बी एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर। एंड अगर मैं इस दूसरे वाले आर्टिकल की बात करूं तो इसमें यही सारी चीजें मेंशन है कि आरबीआई ने टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट से
रेपो रेट को बढ़ा दिया है, 4.4% कर दिया है, और इसका क्या इफेक्ट आएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन्स महंगे होंगे तो लोग लोन कम लेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस। प्री के लिए इट इज रेलेवेंट, एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आगे, एक क्वेश्चन आगे रखा है। ठीक है ना, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी आई है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और बहुत बार बना भी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से बहुत बार क्वेश्चन बना है, बट मेंस में ये GS3 इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में रेलेवेंट है, क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, डोंट वरी। So question can be like this: lasting inflation control would require placing agricultural production on a steady footing. Examine. ठीक है ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल फोकस कर रहा है उसी चीज के ऊपर जो आर्टिकल में मेंशन है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाकी जो स्टेप आरबीआई ले रहा है दैट इज गुड, ठीक है, वो भी जरूरी है, बट वी ऑल्सो हैव टू फोकस टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चन व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो आप बता सकते हो कि भाई देखो रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है जो कि आरबीआई ने कर दिया है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है उसको मैच कराया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हिच वी कैन टेक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ऑलराइट, and now this question: consider the following statement with respect to monetary policy committee of RBI and you have to identify the correct statements. Okay, the primary objective of MPC is to maintain price stability. This is absolutely correct with focus on growth के ऊपर भी फोकस रहता है इनका। Under section 45ZB of amended RBI Act of 1934, the RBI is empowered to constitute a 6-membered monetary policy committee. देखो इसमें सारी बातें ठीक है, एक बात गलत है, RBI is not empowered. This committee is formed by central government, which means under this section 45ZB, central government is empowered to form this committee, and this committee consists of 6 members and it is chaired by the governor of RBI. So this third statement is absolutely correct. So only 1 and 3 option C will be the correct answer, guys. So I hope this type of question you can easily tackle in the examination. Now in this article, guys, there are a lot of facts. There are a lot of facts and lot of figures. तो आई वुड एडवाइज दैट प्लीज डोंट मग अप ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो अगर आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट्स एंड फिगर याद रह जाएगा देन यू कैन राइट इन योर एनी ऑफ योर मेन्स आंसर विच इज फोकस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेन्स में तो उसमें आप इन फैक्ट्स एंड फिगर का यूज कर सकते हो। नाउ ये कहाँ से आई है तो मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका एक सर्वे था दैट इज कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे। उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो गिरी है 408.9 मिलियन इन 2019-20 से कितनी 387.2 मिलियन इन 2021 एंड इट इज नाउ रिकवरिंग एंड रिकवर होके कितना हो गया है 2021-22 में 401.8 मिलियन। ठीक है ना, बट ये रिकवरी इनएडिक्वेट है क्योंकि अभी भी 7 मिलियन पीपल को देयर इज 7 मिलियन शॉर्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 2019-20। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात याद रखना, पैंडेमिक की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ गया था इवन बिफोर द पैंडेमिक। पैंडेमिक से पहले ही इट वाज फॉलिंग एट द रेट ऑफ अबाउट 0.31% per annum. Alright, and if that trend had continued uninterrupted by the pandemic, employment would have fallen by about 2.5 million from 408.9 million to 403.9, और जो कि कितना हो गया था 2019-20 में 2020-21 में 387.2 मिलियन। ठीक है, थोड़ा सा असर इसमें पैंडेमिक का आया, अगर पैंडेमिक नहीं होता तो कितना होता 406.3 मिलियन। ठीक है ना, एंड इसके अलावा ये कुछ अदर डेटा है, ये अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। लाइक 13 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द सेकंड वेव during the quarter of June 21. Most jobs lost during lockdowns were of informal kinds. These come back when the restrictions of mobility were lifted. जो unorganized worker है, unorganized sector में वही हुआ था कि जैसे लॉकडाउन लगा था तो सारे माइग्रेंट्स जो शहरों में काम करते हैं वो अपने घर चले गए थे, बट जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हटी थी वो वापस आके काम पे लग गए थे। ठीक है, and if the economy expands by about 7.5% in 2022-23, we expect about 6 million jobs to come back. तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। एंड वुमेन आर दी मोस्ट अफेक्टेड ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखो नहीं आएगा, सो आई हैवंट पुट एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल, बट यस you can make use of data in any of your mains answer. And now
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ गया है। आई होप आप लोगों ने अब तक सुन लिया होगा। इंडिया की रैंक और नीचे चली गई है। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया इज नाउ रैंक्ड एट 150। तो मैं इस पे अपना ओपिनियन कोई नहीं दूंगा। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर which have been provided by the Reporters Without Border which releases this index, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक होगा इसके ऊपर हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडे बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे कोई रिस्पॉन्स, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विच इज एन इंटरनेशनल एनजीओ whose self-proclaimed aim is to defend and promote the media freedom. Remember, it is a self-proclaimed aim. इनको किसी ने कोई मैंडेट नहीं दिया है. It is headquartered in Paris and it has a consultative status with the United Nations. The objective of this index is to compare the level of press freedom enjoyed by journalists and media in 180 countries and territories. And इन्होंने define भी कर रखा है press freedom को, that and this organization defines press freedom as the ability of journalists as individuals and collectives to select, produce and disseminate news in the public interest independent of political, economic, legal and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety. ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जो इसमें कीवर्ड्स हैं बस उसको ध्यान में रखो और खुद ही से आप डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। Now in this index countries are ranked after being assigned a score ranging from 0 to 100. 0 to 100 तक का इसमें स्कोर रहता है। 100 होता है बेस्ट परफॉर्मर, 0 होता है वर्स्ट परफॉर्मर, ठीक है। इंडिया का स्कोर आया है इस बार 41 एंड रैंक है 150 एंड दीज आर दी 5 इंडिकेटर्स ऑन विच द कंट्रीज आर ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंट्रीज आर इवेल्युएटेड: पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। Now talking about the ranking, so Norway has topped the index. India has been ranked at 150 with a score of 41 and this report states that in India the violence against journalists, the politically partisan media and the concentration of media ownership all demonstrate that press freedom is in crisis, ठीक है ना। तो ये इस रिपोर्ट ने बोला है। इतने हार्श वर्ड अपने मेंस आंसर में मत लिख के आना भाई, मैं पहले बता देता हूँ, इतने हार्श वर्ड मत लिख के आना। यस, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का तो उसमें कह सकते हो कि हाँ जी सही बात है, प्रेस फ्रीडम में हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक जो है 150 है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी रिगार्डिंग दिस इंडेक्स तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज मेंस का क्वेश्चन नहीं रखा है। मेंस का क्वेश्चन हम तब रखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगा। बट येस, दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. It is released biannually by Reporters Without Borders. No, it is released annually. Reporters Without Borders has the consultative status with United Nations. बिल्कुल सही बात है, and it is headquartered in Paris. And India has been ranked at 150 in 2022 index with a score of 41. So only 2 and 3 guys should be the correct answer, option B. And the last article for today, recently एक स्टडी के हिसाब से हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ कैलकुलेट किया गया है और वो कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज. लद्दाख इज एट नंबर 1 विद सेक्स रेशो एट बर्थ इज 1104, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, त्रिपुरा एंड केरला। एंड बॉटम 5 में ये है मणिपुर, सबसे नीचे है मणिपुर, आफ्टर दैट दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रख सकते हो। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूटी है लद्दाख and the bottom performing state or UT है Manipur. Okay, and guys, that's it for today's session. I hope all the articles and their PMI analysis are clear, and I will see you in the next session on Tuesday now because I'm going somewhere. So next session will be conducted on Tuesday, and Tuesday से sessions continue रहेंगे, and I will take the session on Saturday and Sundays as well. All right, so thank you so much for watching. Goodbye, take care, have a nice day, bye bye, God bless.